ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे औद्योगिक प्रदेश, और औद्योगिक प्रदेश में हमने दो जो थे हमारे इंडस्ट्रियल रीजन उनके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, एक हुगली औद्योगिक प्रदेश और एक मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। जो नेक्स्ट हमारा औद्योगिक प्रदेश आता है वो आता है बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। जो बेंगलोर यानी कर्नाटक वाला क्षेत्र और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इनके अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज लगाई गई है उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, देखिए ये वाला क्षेत्र अपना कौन सा कहलाता है? दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र। दक्षिण में अगर बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अंदर इसका विस्तार मिलता है, और बेंगलोर जो है वो इसका प्रमुख औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। इस प्रदेश की अगर विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1960 के दशक में इस क्षेत्र का विस्तार हुआ। इससे पहले क्या था कि बेंगलोर, सेलम, मदुरई जिलों तक ही यहाँ पर लघु उद्योगों का विस्तार था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा जो क्षेत्र था वो एक बेल्ट के रूप में हमें दिखाई देने लगा। वर्तमान में कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ जिलों को छोड़कर दोनों राज्यों के संपूर्ण प्रदेश में औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार हो रहा है। अब क्या क्या रीजन है कि यहाँ पर उद्योगों का विकास हो रहा है? सबसे पहले अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय सीमा है। ये आप लोगों को तमिलनाडु और बेंगलोर क्षेत्र आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो क्षेत्र हैं वो हमारा समुद्र तटीय स्थिति रखते हैं। हमने बात की थी, ठीक है, कि 7,500 किलोमीटर के आसपास हमारी तटीय सीमा है, और उस तटीय सीमा से ही लगा हुआ दक्षिण का भाग कौन सा है? बेंगलोर तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु वाला। ठीक, ये हो गया पूर्वी और तटीय जो भाग है वो समुद्र तटीय सीमा से लगे हुए हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता। देखो, जिस प्रदेश में जिस तरीके की कंडीशन है वहां पर उसी प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे हमने हुगली वाले में देखा था कि वहां पर समतल उपजाऊ मैदान था, तो वहां पर कृषि से संबंधित जो है सबसे ज्यादा उद्योग स्थापित कर रखे थे, क्योंकि कच्चा माल जो होता है ना वो एक इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कच्चा माल हमें कब मिलता है? कच्चा माल ले जाने लाने में जो खर्चा ना आए, इसलिए हम कहाँ लगाते हैं इंडस्ट्री? कच्चे माल के आसपास ही हमेशा इंडस्ट्री लगाते हैं। ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, अभी पढ़ रहे होंगे ना आप लोगों के, एक सब्जेक्ट भी होगा कृषि वाला क्षेत्र, नहीं सॉरी वो इंडस्ट्री वाला, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप लोग जब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ही आपकी एक थ्योरी आएगी। ठीक है, और उस थ्योरी के अंदर आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से एक उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे कच्चा माल, श्रम और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो सारी थ्योरीज आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती है। उन्हीं सब के बेस के ऊपर यहाँ पर अपने यहाँ जो इंडिया है उसमें इंडस्ट्रीज डेवलप की गई है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता। ठीक, तीसरी चीज इसमें देखिए, तटीय स्थिति हो गई। उसके बाद यहाँ पर सस्ती क्या है? विद्युत आपूर्ति होती है, सस्ती विद्युत आपूर्ति। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पारपारा, पाइकारा और एक हमारी शिव समुद्र, दो जल विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं जिनसे हमें सस्ती विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। ठीक, चौथी जो चीज है कि यहाँ पर क्या है? हमारे औद्योगिक प्रक्रियाओं के निर्माण में जो मार्गदर्शक है, यानी कि पथ प्रदर्शन की जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर मिलती है। और तीसरी चीज कि यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है, कपास का उत्पादन। तो क्या है? कपड़ों का उत्पादन, वस्त्र निर्माण होगा यहाँ पर। चीजें क्लियर हुई? बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी इसको कहते हैं। 1960 से पहले इसमें सिर्फ लघु उद्योगों के रूप में ये विकसित था, अभी ये थोड़ा बड़े लेवल पे डेवलप हो गया है। इसकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या अनुकूल दशाएं हैं जिनकी वजह से ये क्षेत्र डेवलप हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय सीमा है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, सस्ती जल विद्युत यहाँ पर मिलती है, सस्ती विद्युत आपूर्ति हो जाती है, कपास का उत्पादन होता है, इसलिए वस्त्र निर्माण में भी ये फायदेमंद होती है।
अब इसके अंदर किन किन चीज़ों का उद्योग स्थापित किया गया है? सबसे पहले सूती वस्त्र तो हो ही गया। रेल के डिब्बे बनाने में, रेल के डिब्बे जो बनते हैं वो इसी औद्योगिक प्रदेश में बनते हैं। दूसरी चीज, दवा का निर्माण जो होता है, सीमेंट, कांच का निर्माण, कागज का भी होता है, रसायन, माचिस का निर्माण। ठीक है, आपको बड़े बड़े लेवल के जितने भी आपके उद्योग हैं उनको याद रखना है। सूती वस्त्र का इसमें भी होगा। क्योंकि तमिलनाडु में भी हमारा क्या था, सूती वस्त्र उत्पादन हो रहा था। हमने बात की थी दूसरे नंबर पे कौन सा था, तमिलनाडु था, वस्त्र उद्योग। ठीक, ये हमारे उद्योग है जो इस क्षेत्र के अंदर विकसित हैं। ठीक, और ये इसकी अनुकूल दशाएं थी। अभी तक हमारे 3 इंडस्ट्रियल रीजन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। ठीक है, और जो हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक में आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, तो सबको याद ना करके आपको सिर्फ मेन चीज़ें निकालनी है। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ें सफिशिएंट है आपके एक इंडस्ट्रियल रीजन के लिए। बस इतनी चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। उसका क्षेत्र कौन सा है, अनुकूल दशाएं क्या क्या है वहाँ डेवलपमेंट की, उसके बाद कौन कौन से उद्योग हैं जो वहाँ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, क्लियर हुई। चौथा अगर बात करें हम, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। देखेंगे क्या पूरा भारत इसमें कवर हो जाएगा। पूरे जो भारत का अगर आप मैप लेके बैठे, मैप में देखें तो अभी तक जो है महाराष्ट्र वाली बात हो गई, कर्नाटक, तमिलनाडु, नीचे दक्षिण का पूरा भाग कंप्लीट। इधर हुगली वाला क्षेत्र आ गया, पूर्वी भाग में भी हमने बात कर ली। अब गुजरात का औद्योगिक प्रदेश आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुजरात औद्योगिक प्रदेश की। इस प्रदेश के विस्तार की अगर बात करें तो गुजरात में जो वलसाड से सूरत वाला जो क्षेत्र है उसमें, उससे लेकर जामनगर तक इसका विस्तार पाया जाता है। अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके क्षेत्रों की बात हुई। अब इसके वो क्या क्या रीजन है कि यहाँ पर उद्योगों की स्थापना अधिक होती है। अनुकूल दशाएं बात करें, दशाएं क्या क्या है देखिए। एक तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ काली मिट्टी मिलती है, काली उपजाऊ मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है, जिससे कपास का उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन होने की वजह से क्या होता है, सूती वस्त्र, हमें ऊन की प्राप्ति होती है और ऊन मिलता है तो यहाँ सूती वस्त्र उत्पादन और सर्दियों के कपड़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलती हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर एक कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह स्थिति के कारण क्या है कि हम बाहर से उद्योगों के लिए जो भी हमें चीज़ चाहिए उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आयात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कांडला बंदरगाह है, बंदरगाह की वजह से क्या होता है कि हम दूसरे जितने भी देश हैं वहाँ से क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। इसलिए इस औद्योगिक प्रदेश को हम विकसित अवस्था में मान सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम इसमें बात करें तो क्या है, यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं, श्रमिक सस्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश है, एक कंपनी है, उसमें आपको लेबर की ज़रूरत होती है। एक लेबर है जो आपको, एक आदमी है जो 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। एक जगह है जहाँ पर जो है मतलब इस तरीके की ज़रूरत नहीं है तो वो आपसे 400 रुपये मांग रहा है। आप प्रेफर किसको करेंगे, 100 रुपये वाले को, क्योंकि आपको कंपनी चलानी है। आप एक बंदे को 400 देंगे तो भाई सोचो आपको कम से कम भी तो 200 आदमी उसमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बजट हो जाएगा। आप देखेंगे कि सस्ता श्रम हमें कहाँ मिले, जहाँ लोगों को रोजगार की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 200 आदमी लगाए तो वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या है, गुजरात में सस्ते श्रमिक आपको मिल जाते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ औद्योगिक क्षेत्र वो बात करें कि कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, तो वही बात करें हम इसमें। 75 तो यहाँ सूती वस्त्र मिलें लगी हुई है, क्योंकि सूती वस्त्र में गुजरात भी अच्छे वाले नंबर पे है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, 3 का सीक्वेंस पढ़ा था, तो गुजरात के अंदर जो है 75 मिलें लगी हुई है किसकी, हमारी सूती वस्त्र उद्योग की। अब देखिए इसके अंदर डीजल इंजन लिख देती हूँ 2-4 आपके लिए। एक तो करघा उद्योग, कागज उद्योग, एक गुजरात में मेन है कौन सा, दुग्ध उद्योग,
दूध का उद्योग जो चलता है वो, पेट्रो रसायन का उद्योग, पेट्रो रसायन, फिर मोटर, ट्रैक्टर, इन सब का जितना भी उद्योग है वो हमारा कौन सा है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। क्लियर हुई ये चीज? तो ये था हमारा कौन सा, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर हमने किसके लिए पढ़ा था, खनिज के लिए, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं, खनिज के लिए, खनिजों की उपलब्धता के कारण क्या कहते हैं हम इसके अंदर, इसी प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे जिनमें खनिजों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ खनिज की उपलब्धता अधिक है तो खनिज से संबंधित जितने भी उद्योग होंगे वो यहाँ विकसित होंगे। देखिए आप इस क्षेत्र के अंदर क्या है, भारी उद्योग स्थापित होंगे, क्योंकि खनिज भारी होता है तो यहाँ पर जितने भी उद्योग होंगे वो भारी उद्योग स्थापित होंगे। दशाओं की अगर बात करें तो अनुकूल दशाएं इसमें क्या क्या हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ कोयला और खनिज जो लोहा है उनकी खनिज की उपलब्धता अधिक है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर उद्योगों की स्थापना होती है। एक तो सबसे पहली बात खनिज की उपलब्धता। दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो क्योंकि यहाँ सस्ते श्रम मिल जाते हैं, सस्ते श्रमिक हैं, क्योंकि छोटा नागपुर है उसके पास में ही कौन सा, बिहार वाला क्षेत्र, और बिहार में तो आपको बिल्कुल बेरोजगार बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो सस्ते श्रमिक जो हमें मिलते हैं वो हमें बिहार से मिलते हैं। ठीक है भाई। तीसरी चीज आती है हमारे यहाँ पर सस्ती विद्युत की प्राप्ति, सस्ते विद्युत की प्राप्ति भी हमें यहाँ से होती है। ठीक। चौथा कि यहाँ पर रेल और जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्गों का सघन जाल, यानी रेल और सड़क मार्गों का सघन जाल यहाँ पर विकसित है, इसकी वजह से यहाँ पर उद्योगों के लिए ये अनुकूल दशा मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें कि कौन कौन से उद्योग है जो यहाँ स्थापित किए गए हैं। जैसे एक तो इंजन का, इंजन निर्माण में भारी उद्योग है ना, इंजन निर्माण। उसके बाद में हम बात करें कि एल्यूमिनियम, तांबा का उद्योग यहाँ पर है, तांबा उद्योग। उसके बाद इसमें देखें हम कौन कौन से, उर्वरक, सीमेंट उद्योग भी है यहाँ पर। ठीक। चौथा बात करें तो इसमें रेल इंजन की बात करें ना, रेल की इंजनों का निर्माण करती है ये, और मशीन निर्माण के लिए भी ये फेमस है। इस प्रकार से इसमें इन उद्योगों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है। तो अब और इसमें बहुत सारे शहरों के अगर आपको नाम लिखने हो तो आप एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के अंदर हम बात करें कि खनिज है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि खनिजों की उपलब्धता है, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, सस्ती विद्युत की प्राप्ति होती है, रेल व सड़क मार्गों का सघन जाल स्थापित है यहाँ पर, मतलब विकसित अवस्था में है, और यहाँ पर भारी उद्योगों का निर्माण किया जाता है। तेल जैसे रेल इंजन निर्माण हो गया, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, मशीन निर्माण, ये सारे के सारे उद्योग यहाँ पर विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। ये हमारे 5 हो गए हैं इंडस्ट्रियल रीजन, 3 इंडस्ट्रियल रीजन और बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और आपका जो सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी वाला वो कंप्लीट होने वाला है, आपका एक टॉपिक और बचा है। ठीक है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।